गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए टॉपिक और नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर मैं आप लोगों के सामने मेंशन कर रहा हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा, इस चैप्टर में जो भी आप डिस्कस करने के लिए जाएंगे उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। वो बेसिक चीज़ें कैसे हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। इसके पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों को मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। तो मैग्नेटिक फोर्सेस से पहले हमारे पास किस तरीके के फोर्सेस अभी अवेलेबल हैं वो जानना पड़ता है। जैसे मैंने आप लोगों को क्लासेस में बहुत पहले ही से मेंशन करना स्टार्ट कर दिया था कि फोर्स कुछ काम कर सकते हैं, फोर्स कुछ अपने काम कर सकते हैं और फोर्स के अपने कुछ टाइप्स हो सकते हैं। तो फोर्स के कितने टाइप्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले जो आपके सामने एक फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था उस फोर्स को मैं आपके सामने मेंशन करता हूँ, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे अगर आप लोगों का बॉडी ए है, बॉडी बी है, इन दोनों का अपना अपना मास है, तो ये दोनों के दोनों मास एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, यू नो दैट। ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, जिसके बेसिस पे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो फोर्स समझ में आया था इसको आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा था। दूसरा जो कि यहाँ पे आप लोगों को चैप्टर के रूप में मैंने मेंशन किया इलेक्ट्रिसिटी में, मैंने कहा था कि अगर आप कोई भी एक बॉडी सपोज करें, उस बॉडी के अंदर अपना एक क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है ना। उस बॉडी के पास अपनी कैपेसिटी हो जिसको आप चार्ज के नाम से देते हैं। चार्ज मैंने आपको ठीक से समझाया था। तो चार्ज अगर ये कंटेन करते हैं तो ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर एक दूसरे को रिपल कर सकते हैं। चार्ज अगर सेम है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और चार्ज अगर अपोजिट है, अपोजिट इन नेचर, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमें समझ में आ गया था, इसके बारे में तो हम ठीक से जान चुके हैं। अब हम जब आगे एक्सपेरिमेंट करने चले तो एक साइंटिस्ट है ओरेस्टेड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट करते समय उन्हें कुछ चीज़ें अलग से दिखाई दी। वो एक्सपेरिमेंट कैसे था मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स कंसिडर कर रखा था और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में वायर्स लगी थी और वो वायर में करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहे थे, वो फ्लो करा रहे थे। अच्छा, जब वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं, ध्यान से समझें, वो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करा रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते समय उनको यह समझ में आता है कि इसके बगल में किसी चार्ज को हम इधर से लेके जा रहे थे, इस, ठीक है, कंडक्टर के अंदर से इस चार्ज को लेके जा रहे थे। तो हमें क्या दिखा कि इसमें से जो चार्जेस थे वो इस डायरेक्शन में मुड़ गए। मेरी बात ध्यान से समझेंगे। मैंने इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे एक वायर लपेट रखा है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, और इसके बगल से मैंने एक आप लोगों का एक चार्ज मूव कराया है और वह चार्ज मुझे यहाँ पे दिख रहा कि यह चार्ज यहाँ से क्या होने लगा, बेंड होने लगा, मुड़ने लगा। अब यह चार्ज इधर की तरफ बेंड क्यों हुआ, ये हमारे लिए अब सोचने की बात आ गई, क्योंकि आप जानते हैं इनर्शिया की प्रॉपर्टी से मैंने आपको बता रखा था कि अगर किसी का डायरेक्शन सीधा है तो वो सीधा ही रहेगा, और किसी का डायरेक्शन अगर मतलब कोई चीज़ जैसे जा रही है वैसे ही जाती है, रुकी है तो रुकी रहती है, और अगर चल रही है तो चलती रहती है, ये आप जानते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि किसी का भी डायरेक्शन अगर चेंज होते हुए आपको दिख रहा है तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब साफ साफ है कि देयर इज अ फोर्स इन्वॉल्व। वो कौन सा फोर्स है, अब हमारे लिए यह सोचने वाली बात आ गई कि कहीं वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं, कहीं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इनके बीच के जो फोर्सेस हैं वो तो नहीं। फिर हम लोगों ने जब स्टडी किया तो पता ये चला कि ना उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था और ना ही उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो जो फोर्स ये दोनों है नहीं, तो वो किस तरीके के फोर्सेस हैं ये हम काउंट करने के लिए आगे बढ़े। अच्छा, इस काउंटेशन के लिए जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हमने इसको स्टडी करने के लिए थोड़ा डीप में सोचने के लिए आगे जब हम बढ़े तो हमें पता क्या चला कि हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ज स्टेबल कंडीशन में रख दिया, यानी कि एक चार्ज यहाँ पे लाके एक पार्टिकल का चार्ज यहाँ पे रख दिया। हम सोचे कि यहाँ पे इस चार्ज को रखने के कारण इसके ऊपर भी एक तरीके का फोर्स फील होगा, लेकिन जब हमको यह समझ में आया चार्ज को रखने के बाद कि यह चार्ज किसी तरीके की फोर्स को फील नहीं करता, फिर हम लोगों ने फिर से इस एक्सपेरिमेंट को किया, यहां से चार्जेस को फिर से पास कराए तो ये चार्जेस फिर से क्या करने लगा, मुड़ने लगा। अब हमारे लिए सोचने की बात ये आ गई कि यहां पे जब हम चार्जेस को यहां से मूव करा रहे हैं तो चार्जेस का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है और ये इधर की तरफ मूव करते हुए चला जा रहा है, और यहाँ पे चार्जेस को अगर हम मूव नहीं करा रहे हैं, केवल एक जगह पर रखे हुए हैं, तो चार्जेस
फ्लो करते हुए दो डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो ये दूसरे डायरेक्शन में मुड़ता नहीं है, या फिर इसके ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स अप्लाई नहीं होता। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि यह चार्जेस सेम नेचर के हैं, ये भी चार्ज ही है, जैसा ये है वैसा ये भी है, लेकिन ये इसके ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स फील नहीं होता और इसके ऊपर एक फोर्स फील होता है जिसके बेसिस पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये हम समझने के लिए जब आगे बढ़ते हैं उसी पूरे चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, यही आपका पूरा चैप्टर है जो मैंने अभी आपके सामने मेंशन किया। इसमें जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वही आप लोगों का पूरा सिलेबस है बाबू। लेकिन समझना यहाँ पे हमारे सामने ये आ गई कि ये हो क्यों रहा है। अच्छा, होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कंपलसरी कंडीशंस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। पहली कंपलसरी कंडीशन हमको जो समझ में आई वो ये थी कि चार्जेस अगर आप स्टेबल रखते हैं, चार्जेस को अगर आप स्टेबल रख दें तो वो किसी तरीके का फोर्स फील नहीं करता। चार्जेस को कंटिन्यूअसली आपका क्या करना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए, तभी वो किसी तरीके का फोर्स फील करता है। तो पहला शर्त तो ये आ गया कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट आप फ्लो करा रहे हैं तो उसके द्वारा किसी दूसरे चार्ज के ऊपर अगर फोर्स फील कराना है तो उस दूसरे चार्ज को भी मूव करते हुए होना चाहिए। अगर वो मूव करते हुए नहीं है तो वो फोर्स फील नहीं करेगा। समझ में आया? तो यह बात हमको समझ में आ गई कि यहां पे पहला कंडीशन ये हो गया। अच्छा, दूसरा, अगर आप लोगों ने इस कार्डबोर्ड के अंदर करंट ही नहीं फ्लो कराया तो करंट ही जब आप फ्लो नहीं करा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें करंट जब फ्लो नहीं करती तो वो ना इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है ना ही इसके ऊपर फोर्स लगता है। इट्स ऑब्वियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हमारे सामने आई कि अगर यहाँ पे हम लोगों को फोर्स अगर क्रिएट कराना है तो वो जो फोर्स है वो इसके ऊपर जो लग रहा है वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि ये क्या करता है, मूवमेंट करता है और इसके अंदर क्या करती है, करंट फ्लो करती है। कैसे, कितना, हाउ मच, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इसका कारण हमें समझ में नहीं आया, लेकिन बाकी हमको ये समझ में आ गया कि इसके मूवमेंट और इसके मूवमेंट के कारण से ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ये हमें समझ में आया। अच्छा, अगर हम यह देखने के लिए, जब इसको स्टडी करने के लिए थोड़ा सा और अंदर गए तो पता ये चला कि ये जो इसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नहीं है और वो ग्रेविटेशनल भी नहीं है। तो ये जो कुछ क्रिएट हो रहा है इसको कुछ नया नाम देना पड़ेगा। तो उस नए नाम को ही हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स का नाम दिया था कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग है। तो जो नाम दिया गया वो मैग्नेटिक फोर्स का नाम दिया गया। मैग्नेटिक फोर्स का नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट ओरेस्टेड कर रहे थे उनको इसका रीजन समझ में नहीं आ रहा था कि इसने इसको मोड़ क्यों दिया, कैसे मोड़ दिया। तो वो अपने से पहले जो रिसर्च हो चुकी थी मैग्नेट से रिलेटेड वो उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किए। मैग्नेट्स के पढ़ना स्टार्ट किए तो उनको पता चला कि एक बुक लिखी गई है, उस बुक में मेंशन ये था कि एक मैग्नीशिया नाम का पत्थर है जो कि चाइना में एग्जिस्ट करता है। और मैग्नीशिया नाम का पत्थर है, वहां की एक कहानी थी कि लोग अगर मैग्नीशिया नाम के पत्थर पे चढ़ते थे, जो चरवाहे थे या फिर कोई किसी काम से एक जगह से दूसरे तक जा रहा होता था, तो वो उसके ऊपर जब ट्रेवल करते हुए जब वहां पे जाते थे तो उनके पैर वहां पे फंसने लगते थे, यानी कि पैर वहां पे चिपकने लगते थे उस पत्थर पे। अब यह समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि किसी पत्थर पे किसी का पैर कैसे चिपक सकता है। तो ओरेस्टेड वहां गए, उन्होंने बाकी टीम के साथ वो जब गए तो रिसर्च में उनको इन सब चीजों के बारे में दिखा कि वो जो चरवाहे या फिर जो भी वहां से गुजरते थे वो क्या करते थे, लकड़ी के चप्पल पहन के जाते थे और उस लकड़ी के चप्पलों में किल लगी होती थी, लोहे की किल लगी होती थी। वो उस लोहे की किल को क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। उस जगह पे ही आप लोगों का ये समझ में आ गया कि उस मैग्नीशिया पत्थर के अंदर कुछ ऐसा है जो मेटल्स यानी कि उस आयरन रॉड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता। अच्छा, किसी दूसरे चीज को वो अट्रैक्ट नहीं करता, केवल मेटल को ही अट्रैक्ट यानी कि आयरन एनोसट्राज को ही अगर अट्रैक्ट करता है तो वो ऐसा क्यों है, बाकियों को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता। ये सब अभी हमारे लिए मिथ था, ओरेस्टेड के लिए मिथ था कि इसको अब कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। हाँ, लेकिन एक चीज तो समझ में आई कि मैग्नीशिया पत्थर के पास एक कैपेबिलिटी है, तो वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। इसी वजह से उस मैग्नीशिया के बेसिस पे ही इसका नाम दिया गया था, दैट इज मैग्नेट। ठीक है ना, इस मैग्नेट। और आईसी मतलब उसके अंदर हम इस चीज के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो रिजल्टेंट आप लोगों का बनता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चूंकि ये जो मैग्नीशिया मैंने बताया आप लोगों का, ये मैग्नीशिया ओरिजिनल था तो वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है। यहां पे जो भी कुछ आप लोगों को फील होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने के कारण होता है। इस वजह से हम लोगों ने इसका नाम दिया मैग्नीशिया के कारण से जो नाम आया वो मैग्नेट का था, लेकिन आप जो फील कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण कर रहे हैं। जो रिजल्टेंट बना
वो बना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो ओरेस्टेड ने घर आके वो जो स्टडी उन्होंने की, उससे घर आके क्या सोचा, किस तरीके की आगे उन्होंने आगे जनरेट की और उसके आगे वो कैसे बढ़े, ये सब कुछ एक अच्छी कहानी की तरह आप समझेंगे और बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसको भविष्य में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगा। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप इसमें से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नोट कर लें और मेरे पास उसको व्हाट्सएप के फॉर्म में सेंड कर दें।